हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला। आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला में। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें और टेलीग्राम में जोड़ना ना भूलें। टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी प्रोवाइड होते हैं, कुछ नोट्स जो मिलेंगे तो वहीं से मिलेंगे आपको। तो इस तरह से टेलीग्राम में जुड़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो सीरीज है CMR 2017, ये सीरीज चल रही है, यानी कि इसको पूरा कवर किया जाएगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि रेगुलेशन नंबर 1 से लेकर 260 तक ये पूरा का पूरा कवर मिलेगा, वो भी अच्छी तरह से। आप कहीं से भी परचेस करके पढ़ेंगे ना तो इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। यही सब कंटेंट्स मिलेंगे। हो सकता है इससे कंटेंट्स कम मिले, ज़्यादा मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा किसी को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए कि सर आपका जो लेक्चर है इफेक्टिव नहीं है, कुछ कमियां हैं, कुछ अदर्स इशू होते हैं, वो सब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करें वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से ना काफ़ी अच्छा फील होता है। तुमको नहीं फील होगा, मुझे फील होगा। ठीक, तो प्रीवियस क्लास की बात की जाए, प्रीवियस लेक्चर की, तो हो चुका है उसमें प्रिलिमिनरी, जिसमें रेगुलेशन 1 से 2 तक कवर हो चुका है। वो वीडियो अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इस वीडियो में जब अपलोड होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर 1 का लिंक मिल जाएगा आपको। तो आज हम लोग क्या खास करने वाले हैं, टुडे टॉपिक रेगुलेशन नंबर 3 से लेकर 9 तक पूरा कवर करेंगे। यही अपने आप में खास हो जाता है। और जिसको नहीं पता है कि CMR 2017 किस चिड़िया का नाम है, तो भाई आप एग्जाम देने वाले हो, ये चिड़िया के बिना आपका उड़ान सफल नहीं हो पाएगा। ये चिड़िया ही आपको लेके जाएगा माइंस तक। और जो माइंस में जाते हैं, है ना, उसकी बात ही अलग है। सैलरी मिलेगी, इज्जत मिलेगा और एक अच्छी गर्लफ्रेंड या फिर बीवी मिलेगी, है ना। और ये सब के लिए तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। तो बने रहें वीडियो का लास्ट तक। कुछ रिकॉर्ड से, ठीक है, क्या रिकॉर्ड से, आपको रेगुलेशन नंबर 3 से 9 के बीच में ना नोटिसेस आती है, जो कि आपको देखने को जल्दी मिलेगा। ठीक है, वो जो नोटिसेस है उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो है एक तरह से रटने वाला चीज है, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर आप उठा के देखोगे ना तो इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पूछ देगा आपसे फॉर्म 1B में कौन सा नोटिस भेजा जाता है, तो आपको अगर याद रहेगा री ओपनिंग, तभी तो क्लिक कर पाओगे, है ना। यहाँ दे देगा ओपनिंग, री ओपनिंग, क्लोजर, अमेंडमेंट, तो ये सारे आपको दे सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये रिकॉर्ड, यानी इसको चार्ट भी बोल सकते हैं। तो कुछ फॉर्म है जो कि स्पेसिफाई किया गया है सिम के द्वारा। ये कौन सा सिम है, मोबाइल में लगने वाला सिम है? बिल्कुल नहीं है, ये मोबाइल में नहीं लगेगा। ये एक बंदा है, चीफ, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं, सिम का मतलब होता है चीफ इंस्पेक्टर। कौन सा इंस्पेक्टर? चीफ इंस्पेक्टर। कहाँ का बंदा? माइंस का।
अब ये बंदा क्या माइंस में रहता है? नहीं, आपको डीजीएमएस में मिलेगा, जो कि डीजीएमएस का हेड होता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जिसको शॉर्टकट में सिम बोलते हैं, CIM। ठीक है, आप अगर डीजीएमएस कभी विजिट किए होंगे, जो कि धनबाद में हेडक्वार्टर है, आपको वहां पर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस देखने को मिल सकता है। उसका कम से कम उससे तो मिलना मुश्किल है, उसका केबिन के बाहर तो देख सकते हैं बोर्ड जिसमें लिखा रहेगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। अभी शायद कौन है, अभी देखते हैं। अभी प्रभात कुमार अभी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है ना, प्रभात कुमार। तो प्रभात कुमार सर अभी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के रूप में डेजिग्नेटेड है ना। तो उनको अगर देखना है तो डीजीएमएस का हेडक्वार्टर विजिट कीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो फिर इसे फोटो देखना चाहते हैं तो डीजीएमएस के वेबसाइट में भी अवेलेबल है। तो बात करते हैं फॉर्म, जो कि स्पेसिफाई किया गया है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा। ये जो है रेगुलेशन को बताएगा, फॉर्म नंबर बताएगा, और किस सब्जेक्ट पे भेजा जाएगा। तीन चीज इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। पहला बात करते हैं फॉर्म 1A, जिसमें क्या हम लोग भेजते हैं, नोटिस ऑफ ओपनिंग। कोई भी माइंस आप ओपन कर रहे हैं तो उस समय आपको एक नोटिस भेजना रहेगा। किस में भेजेंगे, किस फॉर्मेट में भेजेंगे, फॉर्म 1 में भेजेंगे। ये सारे फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डीजीएमएस के वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर कोल माइन रेगुलेशन 2017 का बुक्स है तो लास्ट पेज में जाके देखिएगा, आपको कुछ सारे फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म होंगे जिसमें से ये फॉर्म भी है, वो भी आपको दिख जाएगा। आपका फॉर्मेट देखने का इच्छा है तो देख सकते हैं वहां से। आपके पास बुक्स नहीं है तो वेबसाइट से विजिट कीजिए, बुक्स है तो बुक्स से देखिए। ये रेगुलेशन नंबर 3 के अंतर्गत आता है। फॉर्म 1B, इसमें क्या भेजते हैं हम लोग, किस सब्जेक्ट में, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। आपका माइंस जो कि बंद हो चुका है और फिर से रीओपन करना चाहते हैं तो फिर नोटिस भेजना पड़ेगा रीओपनिंग का, वो भी फॉर्म 1B में, जो कि रेगुलेशन नंबर 6 के अंतर्गत आता है। नोटिस ऑफ क्लोजर, अबांडमेंट, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ये सब चीजें, घटनाएं अगर होती है तो फॉर्म 1C में आपको भेजना है। किसको भेजना है, सिर्फ इसी को, जो अपर वाला है। फॉर्म 1D में क्या भेजा जाएगा, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस। क्लोजर और अमांडमेंट, ये दोनों का मतलब एक ही है, बस छोटा सा अंतर इसमें। क्लोजर का मतलब होता है कि कोई भी खदान को अस्थायी रूप से बंद किए हैं, है ना, लेकिन बिना सुरक्षा से। अब कोई भी माइंस को अगर बंद किए हैं तो दो टाइप से बंद करते हैं लोग। एक तो बिना सुरक्षा का छोड़ देते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारा ओपन कास्ट देखने को मिल जाएगा जिसका रिकलमेशन नहीं किया जाता, यानी वापस बैकफिल नहीं किया, जितना मटेरियल निकालना रहता है उसको बैकफिल करना रहता है, तो उस तरह से नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, लापरवाही, एक तरह से डीजीएमएस का भी लापरवाही, लिपटा लिया जाता है उसको बातों में फंसा के, यार कुछ और मैटर में। तो ये सब जो प्रोसेस होते हैं इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, उसमें पढ़ेंगे, SMP में पढ़ेंगे, या तो कोई अदर टॉपिक्स में पढ़ेंगे जो कि आगे है।
इसको विस्तार से देखेंगे। तो एक छोटा सा जो अंतर है दोनों में, क्लोजर और अमेंडमेंट में, इसको जो है स्थायी रूप से बंद नहीं करता, और अमेंडमेंट में पूरा अच्छे तरीका से बंद किया जाता है, हर एक सेफ्टी को मेजर रखते हुए बंद किया जाता है। ठीक है, छोटा सा अंतर है दोनों में, क्लोजर और अमेंडमेंट में। फॉर्म 2A में क्या भेजा जाएगा? नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन। अगर माइंस का नाम चेंज हो रहा है, मान के चलते हैं बीसीसीएल का एक मोनिडी है, मोनिडी कोलवरी चलता है, उसका नाम रख के अगर कतरास कोलवरी कर दें तो उस समय आपको फॉर्म 2A में भेजा जाएगा। किसके अंतर्गत? रेगुलेशन नंबर 7 के अंतर्गत। अब ओनरशिप में अगर चेंज करते हैं, यानी कि जो ओनर था, अभी मैं हूँ मान के चलता हूँ, ओनर विकास सर ओनर है, अगर आप होते हैं, आपका नाम अगर अजय है, तो अजय सर अगर होते हैं ओनर, तो उस समय एक नोटिस भेजना पड़ेगा फॉर्म 2B में। तो किसको किसको भेजेंगे वो आगे देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि नोटिस भेजेंगे कंफ्यूजन में किसको भेजेंगे, वो भी है, सब है, आगे देखें। पहले इस रिकॉर्ड को अच्छे से जान लेते हैं, है ना। किसी का मन में होगा कि किसको भेजेंगे, जो पहली बार CMR 2017 का ये लेक्चर देख रहा होगा, जो कभी पढ़ा नहीं होगा, जो पढ़े होंगे उनको ये सब कंफ्यूजन नहीं आएंगी, इसको बेसिक आइडिया है। तो नोटिस ऑफ चेंज इन एड्रेस किसका? ओनर, एजेंट, मैनेजर। क्या माइंस का एड्रेस चेंज होता है? हो सकता है क्या? कैसे होगा? माइंस तो भाई हम लोग जमीन के अंदर ही बनाते हैं या ऊपर ही सरफेस माइनिंग करते हैं, वो जगह कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि मिनरल वही है। तो कहीं और एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मिनरल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, इसलिए वो सब बातें नहीं है इस रिकॉर्ड्स में। तो चेंज इन एड्रेस ओवर एजेंट या मैनेजर, इन बंदों का अगर एड्रेस चेंज होता है तो फॉर्म 2C में इसका रिकॉर्ड भेजा जाएगा। फॉर्म 2D में क्या भेजा जाएगा? नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट। किसका किसका अपॉइंटमेंट? ये सब बंदे का अपॉइंटमेंट किया जाता है माइंस को चलाने के लिए, एजेंट, मैनेजर, है ना, और भी सर्वेयर, इंजीनियर, ये सारे बंदे को अपॉइंट किए जाते हैं ताकि हमारा माइंस चले और अच्छे से चले, सेफ्टी से चले। तो आपका जो फॉर्म है 2D उसमें भेजा जाता है। फॉर्म 2E में क्या भेजा जाता है? टर्मिनेशन ऑफ एजेंट, मैनेजर, एक्सेट्रा। तो किसी को आप बर्खास्त करते हैं कि नहीं, ये मैनेजर को हम चेंज कर रहे हैं, तो फिर आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा जो कि फॉर्म 2E में भेजा जाएगा। और ये सारे नोटिस जो है अंडर रेगुलेशन नंबर 7 में आता है। अब फॉर्म 3 में क्या भेजा जाता है? आपका एनुअल रिटर्न, जो कि साल में एक बार भेजते हैं। एनुअल रिटर्न पूरा चिट्ठा पिट्ठा माइंस का उसमें लिखा रहता है, इसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न, ऑन या बिफोर 1 फरवरी। इसको भी आगे देखेंगे डिटेल में। फॉर्म 3 में भरा जाता है, जो कि रेगुलेशन नंबर 4 के अंतर्गत आता है। फॉर्म 4A में क्या भेजा जाता है? अगर माइंस में कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई घटना घट गया है जो कि डेंजरस है, उसको फॉर्म 4A में भेजेंगे। फॉर्म 4B में क्या भेजेंगे? कोई बंदा मर गया है या तो इंजर हो गया है। एक्सीडेंट होगा तो या तो दो चीज़ें होंगी, या तो इंजर होगा या तो कहानी ख़त्म उसका। तो दोनों चीज़ें अगर होती है तो फॉर्म 4B में भेजना रहता है। फॉर्म 4C में बंदा जो है अगर इंजर हुआ है तो काम पर वो लौटता है, वापस काम करेगा ना, उसको तो सैलरी चाहिए ना, घर कैसे चलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। तो बंदा भाई मारे या कुछ भी हो, माइंस का बंदा बहुत डेंजर होता है, वो अपना काम में लौटेगा ही नहीं, वो डरता नहीं। ठीक है, अगर वो लौट गया है तो फॉर्म 4C में इसको भेजेंगे। ये सारे जो है 4A 4B 4C रेगुलेशन नंबर 8 के अंतर्गत आते हैं। फॉर्म 5 नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीज। कुछ डिजीज है, यानी कि रोग है, बीमारियां हैं जो माइंस में काम करने से होते हैं, उसको बोलते हैं नोटिफाइड डिजीज।
किस फॉर्म में भेजा जाएगा? फॉर्म 6 में। किसके अंतर्गत? ओ सॉरी, मिस्टेक 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 फॉर्म 5 में भेजा जाएगा, रेगुलेशन नंबर 9 के अंतर्गत। फॉर्म 6 में क्या भेजा जाएगा? पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंशंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस, यानी कि इंस्पेक्शन के दौरान जो भी बातें रिकॉर्ड की गई है वो सारे चीजें आपको फॉर्म 6 में भेजना है। किसके अंतर्गत आता है ये? रेगुलेशन नंबर 117। फॉर्म 7 में मैनेजर चार्ज रिपोर्ट। मैनेजर जब चेंज होता है ना, तो मैनेजर अपना सारा जो रिपोर्ट है दूसरा मैनेजर को देता है, तो उसको फॉर्म 7 में भेजना रहता है अंडर रेगुलेशन नंबर 28। वो सब तो शॉर्टकट में था, अब हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल में। ठीक, डिटेल में चलते हैं। रिटर्न्स, नोटिसेस एंड रिकॉर्ड्स। ये आपका रेगुलेशन नंबर 3 है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 3 बोलता है कि रिटर्न्स, नोटिस एंड रिकॉर्ड के बारे में हम डिस्क्राइब कर दिए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ें और आपको माइंड्स चलाना है। तो भाई ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए आपको माइंड्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज माइंड्स बंद कर देंगे। ज़्यादा धमकी समझ लो। ठीक है, तो रेगुलेशन नंबर 3, नोटिस ऑफ ओपनिंग। तो कोई भी माइंस जब ओपन होता है ना, तो एक नोटिस भेजा जाता है। ब्लैक ब्लैक से चेंज करेंगे। ब्लैक विजिबल नहीं था उतना अच्छा से। तो नोटिस ऑफ ओपनिंग जो कि रेगुलेशन नंबर 3 में बताया गया है, तो कोई भी माइंस अब ओपन करेंगे तो एक नोटिस भेजा जाता है कि हम भैया माइंस ओपन कर रहे हैं, डीजीएमएस वाले भैया प्लीज एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ लिखता नहीं है। तो इरादा तो ऐसे ही रहता है कि नोटिस दे रहे हैं हम आपको सर, प्लीज कंसीडर। ओके, तो कुछ एक नोटिस भेजा जाता है ओपनिंग का। किसको भेजा जाता है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सेंट्रल इसका होता है ब्यूरो ऑफ माइंस, सेंट्रल इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेंट्रल नहीं, कंट्रोलर है। चलो फुल फॉर्म लिखना चाहिए था, हमको लगा कि साथ में बता देंगे। तो चीफ का, सिम का हम देख चुके थे। रिम का होता है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। चलो फुल फॉर्म यहाँ पर है। तो इस बंदे के बारे में कुछ जानकारी अगर दे देते, जानकारी देने में क्या है। तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस डीजीएमएस का हेड बंदा होता है जो कि धनबाद में बैठता है। आपको धनबाद का हेड ऑफिस में देखने को मिला। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ना हर एक एरिया में रीजनली होता है, यानी कि
माइंस जो है एक जगह नहीं है, हो सकता है कि वो राजस्थान में है, धनबाद में है, आसनसोल में है, हर जगह माइंस है। तो हर एक एरिया में एक रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहता है, और आपका वहाँ भी रहता है डीजीएमएस का हेडक्वार्टर में भी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो रीजनली जो रहता है हर एक रीजनली एरिया में, उसको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बोलते हैं। और CIBM कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये भी एक अलग संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे नहीं पता है, गूगल कर लीजिएगा हेडक्वार्टर जानना चाह। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर की बात हो रही है, हर एक एरिया का होता है। आपका धनबाद का अलग है, बोकारो का अलग है, यानी झारखंड की बातें कर रहा हूँ। अगर आप यूपी से है तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग एक डीएम आपको नियुक्त किया जाता है। तो ये सब बंदे होते 4 बंदे। तो नोटिस ऑफ ओपनिंग जो है अंडर सेक्शन 16 ऑफ माइंस, जो कि माइन एक्ट 1952 के तहत है। तो कुछ ना कुछ बातें जो होती है ना कहीं से निकल के आती है। तो नोटिस ऑफ ओपनिंग जो भेजना रहता है ना, ये माइंस एक्ट 1952 से आया है, जो कि अंडर सेक्शन 16 में से निकलता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फॉर्म 1A की। हम लोग फॉर्म देखा सारे, इसलिए मैंने पहले इसको बता दिया कि कितने फॉर्म होते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानेंगे। फॉर्म 1A नोटिस टू बी सेंट। फॉर्म 1 में नोटिस भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा? बिफोर 30 डेज, यानी 1 महीना पहले। कमेंसमेंट ऑफ माइनिंग, यानी कि माइनिंग आप शुरू करने वाले हैं। आज अगर हम माइनिंग शुरू करने वाले हैं तो उसके 30 दिन पहले ही आप भेज दीजिए। किसको भेज दीजिए? ये चारों बंदों को भेज दीजिए, वो भी फॉर्म 1A में। इसके साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे, जो कि प्लान के रूप में रहते हैं। कौन सा प्लान रहता है? सरफेस प्लान और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, SMP, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, ये सब प्रिपेयर किया जाता है अंडर रेगुलेशन नंबर 65 सरफेस प्लान को, और SMP को 104 के तहत, जो कि बनाया जाता है। इसमें कुछ नोट करके दिया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन प्लान मस्ट बी शो, आप जो प्लान भेज रहे हो उसमें क्या क्या दिखना चाहिए? माइन बाउंड्री आपको दिखना चाहिए, शाफ्ट कहाँ बना रहे हैं, जो कि माइन ओपनिंग के नाम से जाना जाता है। शाफ्ट से ही आप और के पास पहुंच सकते हैं, इसको बोल सकते हैं माइन ओपनिंग या शाफ्ट। ट्रांजैक्शन जंक्शन कहाँ पर बनेंगे, पिलर्स आप कहाँ बनाओगे, परमानेंट सरफेस फीचर्स क्या है, एंड अदर डिटेल्स। तो ये सब डिटेल्स आपको शो करना पड़ेगा प्लान में। अब माइंस आपका खुल चुका है, वो सब लफड़ा आप सुलझाने के बाद आपका माइंस खुल चुका है, सारे परमिशन ग्रांटेड हो चुके हैं, आप माइंस खोल चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? एक्चुअल डेट भेजना है, किस दिन आपका माइंस खुला है उसका एक्चुअल डेट। ठीक है, वो डेट आपको भेजना पड़ेगा। किसको भेजना पड़ेगा? ये 3 बंदे को। इसमें से एक बंदा हट गया, CIBM, वो हट गया, यहाँ से वो बंदा हट ही जाएगा लगभग में, कहीं नहीं दिखेगा। चलिए हट गया, तो चीफ इंस्पेक्टर को भेजेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। कब भेजेंगे? तुरंत। माइंस खोले हैं भैया, माइंस खोल दिए हैं, CBM के लिखते हैं माइंस खोल दिए हैं, हम तुरंत नोटिस कर देंगे कि सर हम माइंस खोल चुके हैं, ये तीनों बंदों को पता चल जाना चाहिए। अब माइंस खुल चुका है, अब उसमें काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। वो सारे रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट, जो कि रेगुलेशन नंबर 4 में दिया गया है। तो एनुअल रिटर्न सेंट टू बी सीम रीम डीएम, इन तीनों बंदों को एनुअल रिटर्न भेजना रहता है। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म 3 में। और कब भेजेंगे इसको? भेजेंगे कब? भेजना तो है, अब समय कौन सा होगा? तो ऑन या बिफोर 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर।
या तो 1 तारीख को भेज दीजिए जो कि फरवरी का होना चाहिए, या उससे पहले भेजिए। पहला ये हो गया जनरल कंडीशन में। अगर माइंस में कुछ नहीं होती है तो ये जनरल कंडीशन है, आपको भेजना है। अगर माइंस में कुछ होती है तो ये सब डाटे हैं जो क्या क्या हो सकते हैं। ओनर चेंज होता है तो 30 डेज, आज ओनर आपका चेंज हो गया, आज ओनर आपका जो है बदल चुका है। जैसे बदला उसके 30 डेज के अंदर, यानी कि उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ चेंज ऑफ ओनरशिप आपको एनुअल रिटर्न भेजना पड़ेगा। ये जनरल कंडीशन था, ये कुछ खास कंडीशन है, ठीक है। कुछ नहीं होता है तो इसी तरह से चलेगा, अगर कुछ इस तरह की घटनाएं होती है तो इस तरह से चलेगा। बात करते हैं विद इन 30 डेज ऑफ अबांडमेंट या क्लोजर। आपका माइंस अबांडमेंट हो चुका है या तो क्लोज कर दिए हैं, तो उस समय भी आपको 30 दिन के अंदर क्या भेजना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न भेजना पड़ेगा। अब विद इन 90 दिन ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ माइनिंग ऑपरेशन फॉर मोर देन 60 डेज, अगर आपका माइंस 60 दिनों से ज्यादा के लिए बंद होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस आप नहीं चला रहे, उसमें कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। वो पूरी तरह से ना बंद होता है, ना ना पूरी तरह से ना डिसकंटिन्यू अबांडमेंट होता है, ना तो क्लोजर होता है। वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि उसमें काम आप नहीं कर रहे हैं। कितना दिन के ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 60 डेज। अगर 60 डेज क्रॉस कर चुका है जिसमें कोई काम नहीं हुआ है, तो उस समय आपको 90 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न भेजना पड़ेगा। 60 डेज काम बंद है, उसके बाद से 90 दिन गिनना शुरू कीजिए, उसके अंदर आपको एनुअल रिटर्न भेजना पड़ेगा। इतना समय इसलिए दिया जाता है ना, क्योंकि हो सकता है माइंस को फिर से ओपन करे, चलाए, तो इस कंडीशन से उसको कुछ लंबा समय दिया गया, 90 डेज, है ना। अब इसमें भी कुछ खास बातें हैं जो नोट करके है। अब जो है क्या होने लगा है, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजना पड़ रहा है। क्या भेजना पड़ रहा है, एनुअल रिटर्न। क्यों भेजना पड़ रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं जिनके भी मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स के माइंस, कोल हो गया, मेटल हो गया, या अदर्स रिसोर्सेस जो कि मिनरल्स में आते हैं, तो वो सब का जो डाटा लेखा जोखा है, अब उसका मालिकाना हक अगर बोलें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी मांगने लगा है एनुअल रिटर्न कि हमको भी चाहिए, तो ठीक है, उसको भी दे दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ अंडर रेगुलेशन माइंस रूल्स एंड वीटी रूल्स, इस रूल्स के अंदर भेजना पड़ता है। रेगुलेशन नंबर 5, नोटिस ऑफ अबांडमेंट, क्लोजर या डिसकंटिन्यूअस। ये तीनों चीजों में से अगर कुछ हुआ है जो कि रेगुलेशन नंबर 5 में बताया गया है, उस समय किस तरह से हम लोग नोटिस करेंगे। नोटिस ऑफ क्लोजर, डिसकंटिन्यूअस, अबांडमेंट, अगर इस तरह का कुछ घटना होता है तो एक नोटिस आपको भेजना पड़ेगा। कब भेजना पड़ेगा, किसको भेजना पड़ेगा। कब की बात करें तो बिफोर 30 डेज ऑफ इंटेंडेंट टू अबांडन ये माइन। कोई माइंस अब चला रहे हैं, इसमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कि कंडीशन सही नहीं है माइंस का, रूफ फॉल हो रहा, लगातार घटनाएं हो रही है, अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है माइंस को चलाने के लिए ओनर को, या तो फिर हो सकता है कि कोयला ही नहीं बचा होगा अगर कोल माइंस है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, एक इरादा करना पड़ेगा, नहीं अब माइंस जो है कि बंद कर देते। इरादा का मतलब यहाँ इंग्लिश में इंटेंडेंट होता है, ठीक है। तो इरादा कर दें कि नहीं अब हम जो है कि माइंस अब बंद करेंगे, अब हमसे नहीं चलने वाला है माइंस, बहुत लॉस में जा रहे हैं या बहुत कुछ हो रहा है जिस कारण हम माइंस बंद करना चाहते हैं। तो उस समय जब इरादा कर लिए हैं कि माइंस आपको बंद करना है,
किस तारीख को बंद करना है, मान के चलते हैं अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई में बंद करना है, 20 मई को मान लेते हैं बंद करना चाहते हैं। तो 20 मई को बंद करना चाहते हैं, उससे 30 दिन पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। किसको भेजना पड़ेगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। इसमें एक और कंडीशन आता है कि कब भेजेंगे, आफ्टर अमेंडमेंट क्लोजर और कंटिन्यूअस। अब माइंस आपका जो है कि बंद हो चुका है या तो फिर डिसकंटिन्यूअस है, तो उस समय जो है ओनर, एजेंट या मैनेजर जो कि नोटिस भेजेगा। कितने दिनों के अंदर? 7 दिन के अंदर वही तीनों बंदे को भेजेगा। तो इसमें 2 कंडीशन था कि इरादा कर लिए हैं तो भाई नोटिस भेज देते हैं तीनों बंदों को 30 दिन के अंदर। अगर हमारा माइंस अबांडेंड है, डिसकंटिन्यूअस है, ये है वो है, तो फिर आपको 7 दिन के अंदर भेजना पड़ेगा। फॉर्म की बात करें तो कौन सा फॉर्म में हम लोग भेजेंगे? नोटिस ऑफ क्लोजर या अमेंडमेंट होगा वो फॉर्म 1C में भेजा जाएगा और डिसकंटिन्यूअस का फॉर्म 1D में भेजा जाएगा। इसमें मैं कुछ नोट करके, इफ माइन वर्किंग आर बिलो ये प्रॉपर्टी, कोई माइन का वर्किंग जो कि बेसिकली अंडरग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि ओनर का नहीं है। कोई भी माइंस है उसका कोई ना कोई ओनर्स होता है, उसका लीज होल्ड एरिया जो है सीमित है, लिमिटेड है। अब जो कि कोयला निकलता जा रहा, उस समय क्या वो वहां पर माइनिंग नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। उसके लिए भी कुछ उपाय करना पड़ेगा उसको, यही सब उपाय करेगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि लोकल अथॉरिटी का है या तो रेलवे का है या तो बिलो ये बिल्डिंग परमानेंट स्ट्रक्चर है, उस समय हमारा जो माइंस आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस भेजना पड़ेगा 30 दिन पहले। अगर आप आज आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके 30 दिन पहले ही आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, किसको भेजेगा? यही तीनों बंदे को भेजेगा। और एक अदर्स में आपको भेजना पड़ जाएगा ओनर का, जो मालिकाना हक रखता है उस जमीन के लिए। जमीन के अंदर अगर भेज रेलवे का नीचे कर रहे हैं तो रेलवे को भेजना पड़ेगा, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको भी भेजना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा कुछ लिखा नहीं था कहीं, अरे मैं खुद से ही बोल रहा हूँ, इसको तो भेजना ही पड़ेगा। इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, लेकिन भेजना तो चाहिए। रेगुलेशन नंबर 6, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। अब जो है कि माइंस आपका था, माइंस चालू कर चुके थे, माइंस फिर बंद कर दिए, अब बोलते हैं कि फिर से ओपन करना है भैया। तो फिर से ओपन करना है तो रेगुलेशन नंबर 6 में जाइए, वहाँ के कुछ बातें को इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर ओपनिंग करिए। तो नोटिस ऑफ रीओपनिंग, व्हेन इंटेंडेड टू रीओपन ए माइन या सिम बिफोर 30 डेज। जब आप इरादा कर चुके हैं कि हमको ये सिम को फिर से चलाना है या इस माइंस को फिर से चलाना है, उससे उसके 30 दिन पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस किसको भेजा जाएगा? वही तीनों बंदे को नोटिस भेजा जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फॉर्म 1B में भेजा जाएगा। रेगुलेशन नंबर 6 खत्म होता है, बस उतना ही था। रेगुलेशन नंबर 7, नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट, मैनेजर एक्सेट्रा। तो अगर ओनर चेंज होता है या तो फिर अपॉइंट किया जाता है एजेंट, मैनेजर और भी पर्सन है, इंजीनियर, सर्वेयर, यहाँ एक्सेट्रा लिखा हुआ, इसका मतलब और भी। जहाँ भी आपको ईटीसी देखने को मिलेगा वहाँ समझिएगा ये कुछ और एग्जाम्पल है। तो ठीक है, रेगुलेशन नंबर 7 के अंतर्गत सब चीज़ें कही गई है।
तो अब पढ़ते हैं इसमें क्या बोला गया है। विद इन 7 days नोटिस शेल बी सेंड टू सिम रिम एज फॉलोस। ये जितने भी चीजें होगी जो कि यहाँ पर भी डिस्क्राइब करेंगे, उस सब को 7 दिन के अंदर नोटिस भेजना पड़ेगा। बस इसमें 2 ही बंदे को भेजा जाता है, डीएम गायब हो चुका है। चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा। अगर माइंस का नाम चेंज कर रहे हैं तो फॉर्म 2A में भेजना पड़ेगा। कितना दिनों के अंदर? 7 days के अंदर। कोई ओनर चेंज हो रहा है माइंस का तो फॉर्म 2B में भेजेंगे। कब भेजेंगे? 7 दिन के अंदर। अगर एड्रेस चेंज हो रहा है ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर का तो फॉर्म 2C में भेजेंगे। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर। या तो फिर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, एजेंट हो सकता है, मैनेजर है, इंजीनियर है, सर्वेयर है, वेंटिलेशन ऑफिसर है, सेफ्टी ऑफिसर है, असिस्टेंट मैनेजर है, ये सब का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो फॉर्म 2E में भेजना पड़ेगा विद इन 7 days। और किसको किसको भेजना है? सिम और रिम को। इसमें भी कुछ खास बातें हैं जो कि नोट करके आते हैं। व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर, जब ओनरशिप चेंज होता है, यानी कि आज आप ओनर थे, कल कोई और ओनर हुआ, द प्रीवियस ओनर या हिज एजेंट, उसका जो पुराना ओनर है या तो फिर उसका जो एजेंट है, सेल मेक ओवर टू न्यू ओनर या हिज एजेंट, जो अगला मैनेजर ओनर या उसका जो एजेंट है, जो नया एजेंट या ओनर है, उसको जो है कि कुछ चीज़ें दी जाती है। कौन सी चीज़ें हैं? आपको सारे रिपोर्ट देने पड़ेंगे, सारे रजिस्टर देने पड़ेंगे या अदर जो रजिस्टर मेंटेन किया वो सब देने पड़ेंगे और सारे प्लान देने पड़ेंगे विद इन 7 days ऑफ ट्रांसफर। 7 दिन के अंदर आज आप चेंज हो चुके हैं। अगर हम पुराना मालिक है, आज मेरा चेंज हो चुका ओनरशिप, हम किसी और को दिया, तो मेरे पास 7 दिन है ये सारे चीज़ें अगले बंदे को देने के लिए, यानी कि अगला ओनर या एजेंट को देने के लिए। रेगुलेशन नंबर 8, नोटिस ऑफ डेंजर अक्रेंस या एक्सीडेंट्स। इसमें भी नोटिस आपको भेजना पड़ेगा अंतर्गत रेगुलेशन नंबर 8। किस केसेस में? अगर माइंस में कोई डेंजर अक्रेंस हुआ है, कोई घटना हुआ है जो कि काफ़ी डेंजर था, या तो फिर एक्सीडेंट हो गया है, कोई बंदा को सीरियस बॉडी इंजरी हो गया, मर गया है, घायल हो गया, कुछ भी हुआ है, तो इस सब कारण होते हैं, तो आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा जो कि रेगुलेशन नंबर 8 के अंतर्गत आ रहा है। तो टाइप ऑफ डेंजरस अकरेंस पहले देख लेते हैं, क्या क्या डेंजरस अकरेंस हो सकते हैं। एक्सप्लोजन हुआ है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ है, रूफॉल हुआ है, फायर हुआ है, कोई पार्ट में कोई मशीन चला है, इसके और भी एक्सेट्रा। मैंने क्या बोला? एक्सेट्रा। जहाँ भी दिखेगा वहाँ पर और भी चीज़ें हो सकती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, ये सारे लिस्ट है। आप लोग एक बार खुद से इसको पढ़िएगा, ये लिस्ट। उसके लिस्ट के अंदर हम नहीं घुसेंगे, इतना सारा लिस्ट है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है लिस्ट, यहाँ पर खत्म होता है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी नोट करके कुछ दिया गया है। तो ओनर, एजेंट या मैनेजर सेल इन्फॉर्म इमीडिएटली। कब भेजेगा? इमीडिएटली। किसको भेजेगा? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। किसके द्वारा? या तो टेलीफोन करेगा, उसको फोन में बताएगा, या ईमेल भेज देगा, या तो फैक्स कर देगा, या तो कोई स्पेशल मैसेज। उसका अगर रीजनल इंस्पेक्टर खास होगा तो स्पेशल मैसेज भेज सकता है, उसको व्हाट्सअप कर सकता है। तो स्पेशल मैसेज को डिस्क्राइब नहीं किया गया, वो किसी टाइप का मैसेज हो सकता है। बट इसमें मुद्दा ये है कि भाई तुरंत भेजना है। ओनर एजेंट भेजेगा या तो मैनेजर भेजेगा, तुरंत का तुरंत। ये सारे घटनाएं में से कुछ भी होती है, तुरंत भेजा जाएगा। ये नोटिस टू बी सेंड विद इन 24 आवर इन फॉर्म 4A सेम रिम डीएम। तुरंत तो आप फोन कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ पेपर वर्क करने पड़ेंगे जो कि फॉर्म 4A में किया जाएगा विद इन 24 आवर, यानी एक दिन के अंदर तीनों बंदों को मिल जाना चाहिए।
ऑल्सो टू बी सेंड ए कॉपी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये सबको भेजना तो है, उसके अलावा आपको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी भेजना पड़ेगा जो कि पेमेंट और कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है। कब भेजेंगे? जब फटल या सीरियस एक्सीडेंट हुआ है तो। ऐसे नॉर्मल कोई एक्सीडेंट हुआ तब इसको नहीं भेजा जाता है, लेकिन फटल या तो सीरियस एक्सीडेंट हो गया है उस समय आपको भेजना पड़ेगा, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है। और किस लिए इसको भेजेंगे? ताकि जो बंदा को मर गया है या बहुत ज़्यादा गंभीर चोट हुआ है, परमानेंट लॉस हुआ है कोई पार्ट का, तो उस समय उसको कुछ पे किया जाता है कंपनी के द्वारा, या तो उसका खुद का इंश्योरेंस करवाया होगा। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक बंदा होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि पेमेंट वगैरह वगैरह देखता है, कंपनसेशन दिलाता है ना। तो उसको भी नोटिस किया जाएगा इस कंडीशन में। ये कॉपी ऑफ नोटिस शेल बी पोस्ट। जो भी एक्सीडेंट हुआ एक नोटिस शीट बना के उसको पोस्ट किया जाएगा। कहाँ पर? नोटिस बोर्ड में, जो कि स्पेशल नोटिस बोर्ड रहता है। कहाँ पर? तो ऑफिस में रहता है। माइंस का जो ऑफिस है वहाँ पर एक स्पेशल नोटिस बोर्ड रहता है, वहाँ पर रखा जाएगा उसको। आने की वहाँ पर 14 दिनों के लिए नोटिस लगा कर रखा जाए कि इस माइंस में इस तरह का घटना हुआ है। कोई बंदा मर जाता है, किल्ड या इंजर्ड पर्सन डिटेल, उसका डिटेल हम लोग कब भेजेंगे और किस फॉर्म में भेजेंगे? कोई बंदा मर गया है या तो इंजर हो गया तो उस समय एक नोटिस भेजा जाता है, जो कि फॉर्म 4B में भेजा जाएगा 7 दिनों के अंदर। अब घटना हुआ तो तुरंत पहले हम टेलीफोन करके बता दिए, उसके बाद जो है कि फिर 24 घंटा के अंदर फॉर्म ए में भेज दिए इन तीनों बंदा को। अगर पेमेंट का मामला है तो इसको भी भेज दिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। उसके बाद नोटिस बोर्ड में 14 दिन के लिए चिपका के रखेंगे उस घटना को। उसके बाद बंदा अगर मर गया है तो फिर फॉर्म 4B 7 दिन के अंदर भेजेंगे। अगर कोई बंदा मरा नहीं है, सिर्फ इंजर हुआ था, वो वापस ड्यूटी में आता है तो उस समय भी नोटिस करना पड़ेगा इन फॉर्म 4C में विद इन 15 डेज। 15 दिनों के अंदर आपको नोटिस करना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 9, नोटिस ऑफ डिजीज, यानी कि रोग। डिजीज का मतलब होता है रोग। माइंस में काम करने वाले वर्कर्स को बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कि नोटिफाई किए गए हैं। किसमें नोटिफाई किया जाता है? गैजेट में। ठीक है, तो कुछ नोटिफाई किया गया डिजीज जो कि 8 है। पहला क्या है? सिलिकोसिस, जो कि 1952 में किया गया। माइनर न्यूमोनियोकोसिस, जो कि कोल वर्कर्स को होता है, कोल माइंस में होता है, 1952 में भी इसको किया गया। मैंगनीज पॉइजनिंग, जो कि नर्वस टाइप का समस्या है, जो आपको समझने बुझने की शक्ति को एकदम खत्म कर देता है, जो कि 1986 में इसको नोटिफाई किया गया है। ये मैंगनीज पॉइजनिंग जो है मैंगनीज माइंस में ही होता है, कोल माइंस में नहीं दिखने को मिलता है। कैंसर ऑफ लंग या स्टोमेच, अगर लंग्स में कैंसर हो गया या पेट में कैंसर हो गया तो इसको मेडिकल में इन्फ्लूरा बोलते हैं, जो कि 1986 में इसको नोटिफाई किया गया है। एजबेस्टोसिस, जो कि 1986 में नोटिफाई किया है। कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस, ये आपका होता है केमिकल के कांटेक्ट में आ जाने से, जो कि 2011 में नोटिफाई किया गया है। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ये होता है ड्यू टू साउंड, नहीं साउंड होगा, ठीक है, यानी कि आप लगातार कहीं काम कर रहे हैं जहाँ पर कंटिन्यूअस आपको जो कि हाई वेव, जो कि हाई साउंड आपको सुनने को मिल रहा है, जैसे कि ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या है? लगातार ड्रिलिंग होती है, हाई साउंड होती है, वो सब जगह में ये सब बीमारियां होती हैं। सुनने की क्षमता या तो कम हो जाती है या तो पूरा खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जो कि 2011 में इसको नोटिफाई किया गया। पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ये आपका रेडियो के कारण होता है, रेडियो एक्टिव
ये ज़्यादातर यूरेनियम माइंस में ही होता है। यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव है, रेडियम है। उसके संपर्क में आने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है आपको, सिर्फ संपर्क में आने से। उसके आसपास रहेंगे फिर भी हो सकता है, उसको छुओ या ना छुओ, इतना खतरनाक होता है रेडियम, है ना। उसको रेडियम बोलते हैं, यूरेनियम। उससे क्या बनता है? हमारा एटम बम बनता है। परमाणु जो बम है ना, उसमें रेडियम ही रहता है। उससे कुछ नुकसान नहीं होता है, बस इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि जहाँ भी आपका परमाणु बम गिर गया, उस एरिया में लगभग हजारों लाखों साल तक कोई जीव जंतु जो है कि वहाँ पर फल फूल नहीं पाएगा। इतना इफेक्टिव है रेडियम। ना वो जलाता है ना कुछ करता है, उसका जो असर है कुछ इस तरह से दिखता है। वहां पर जीवित नहीं रख सकता कोई भी चीज है, उसका असर इस प्रकार होता है। यूरेनियम का बात कर रहे थे। और कुछ नोटिस है जिसको रिकमेंडेड किया गया अभी तक, लेकिन इसको नोटिफाइड नहीं किया गया है, जो कि सिडोसिस है और वेरिलाइसोसिस है। ये दोनों जो है अभी तक रिकमेंडेड में है, अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला है। कौन देता है अप्रूवल? नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो है कि रिकमेंडेड में डाला है, उसको शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा। उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है कि कौन अप्रूव करता है सब डिजीज। बस इसको रिकमेंड किया गया है नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ये दोनों बीमारियों को। एनी एम्प्लॉय इन अ माइन कॉन्टेक्ट विथ नोटिफाइड डिजीज, कोई बंदा को अगर ये सारे बीमारियों में से कोई भी बीमारियां हो चुकी है, उस समय क्या करेगा? ओनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा? एक नोटिस भेजेगा जो कि फॉर्म 5 में होगा। कितने दिनों के अंदर? 3 दिनों के अंदर। किसको भेजेगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल। ये भी आपको डीजीएमएस का ही बंदा है। ये मेडिकल डिपार्टमेंट का एक होता है इंस्पेक्टर, एक मैकेनिकल का होता है, एक इलेक्ट्रिकल का होता है, एक खुद होता है चीफ। तो और भी अदर्स हो सकते हैं। बस इतना ही मेरे को पता चल रहा है, और आगे होंगे तो देख लेंगे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा जाएगा अगर पेमेंट के मामला में। हाँ, तो डिजीज हुआ तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो 4-5 बंदे को भेजा जाना चाहिए, वो भी 3 दिनों के अंदर फॉर्म 5 में। चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर माइंस जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि पेमेंट का मामला दिखता है। हाँ, तो खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। तो गाइस, कैसा था ये वीडियो? क्या स्टैंडर्ड था समझाने का? कितना हेल्पफुल है आपके लिए? वॉइस क्वालिटी अच्छा है कि नहीं? विजिबिलिटी कैसा है? ये सारे प्रॉब्लम आपको कुछ भी दिखाई देते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कोई टॉपिक जो है जो आपको डिस्प्ले में दिखा और जो कि नहीं समझ में आया ड्यू टू स्पीड, अगर मेरा स्पीड ज़्यादा उसके कारण नहीं समझ में आया, या तो फिर मैं जो बोला वो नहीं समझ में आया, तो इस सब कारणों से अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगले वीडियो में उसी को देखेंगे पहले, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, कमेंट आप कीजिए। आपको कोई दिक्कत दिखाई देता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे हैं तो उतना ध्यान नहीं। मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों पे। मेरा ध्यान फोकस आप लोगों पर है और इस टॉपिक पे है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो कोई भी समस्या आती है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।